काफ़ी टाइम जब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा रहे होते हैं तो बच्चा नीचे से नहीं आ रहा होता है, और बच्चे को नीचे से आने के लिए हम लोग एक नीचे टाँका लगाते हैं, कट करते हैं, और उसको हम लोग हमारी मेडिकल भाषा में एपिजियोटॉमी बोलते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, पर एपिजियोटॉमी में कैसे करते हैं, एपिजियोटॉमी के बाद कितनी केयर लेते हैं, कितना पेन होता है, और क्या क्या हमको सावचेती रखनी पड़ती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनिक दीदी और गायनिक वाला। तो सपना, ये बताओ कि एपिजियोटॉमी क्या होती है? जैसा कि आपने अभी बताया है कि एपिसियोटमी वो कट होता है जो नॉर्मल डिलीवरी कराते समय नीचे के भाग में वेजाइना के पास लिया जाता है। अगर मैं इसको मेडिकल भाषा में बात करूं, इंग्लिश में, तो इट इज़ ए डेलिब्रेट सर्जिकल इंसिजन पुट ऑन द पेरिनियम एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग ऑफ हेड टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक हम लोग सर्जिकल इंसिजन रखते हैं पेरिनियम पे, यूजुअली पेशेंट के राइट साइड पे होता है, जिससे स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स कटते हैं। उससे नीचे का भाग बड़ा हो जाता है ताकि हेड, जो बच्चे का माथा होता है, जो 10 सेंटीमीटर का होता है, उसको आने में आराम रहे। तो सपना, ये एपिजियोटॉमी हम लोग पहली फीमेल की जिसकी डिलीवरी हो रही है उसमें क्यों रखते हैं? ऐसा क्या कारण होता है कि उसमें हमको रखने की जरूरत पड़ती है? जिनकी भी पहली बार डिलीवरी होती है उनको हम प्राइमरी पेशेंट्स बोलते हैं, और फर्स्ट डिलीवरी में उनका जो पेरिनियम होता है वो बहुत टाइट होता है। तो फुल डायलिटेशन, बच्चे दाने का माउथ खुल गया है, बच्चा नीचे आ गया है, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि बच्चे का जो माथा होता है वो 10 सेंटीमीटर का, ये जो बाईपेराइटल डायमीटर होता है, इसको डिलीवर कराने के लिए हमको थोड़ा रास्ता बनाना पड़ता है। प्लस हमारी लिथोटमी पोजीशंस होती है, पेशेंट को हम पोजीशन देते हैं, और इसीलिए कट लगा के हमको एक्स्ट्रा जगह मिलती है जिससे बच्चे का माथा हम डिलीवर कर पाते हैं। जब हम लोग एपिजियोटॉमी करा रहे होते हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे मैं बोला क्राउनिंग ऑफ हेड। जी। जब बच्चे का माथा 5-6 सेंटीमीटर होता है और हेड ऊपर होता है, स्टेशन हाई होता है, हम लोग कभी पेशेंट के रिलेटिव को बोलते हैं कि अभी हमारा डिलीवरी में टाइम है, नहीं आ रहा है, जगह नहीं खुल रही, बच्चा नीचे नहीं उतर रहा है, और तो वो रिलेटिव हमको बोलते हैं कि आप नीचे टाँका ला के डिलीवरी क्यों नहीं करवाते? तो इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों हम लोग वो टाइम पे एपिजियोटॉमी नहीं दे सकते? देखिए, यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ बच्चे के माथे को डिलीवर करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि एपिसियोटमी अगर हम नहीं देते हैं तो वो मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे, मसल्स फट जाएंगे, जो भविष्य में महिला को लैट्रिन और पेशाब की तकलीफ कर सकते हैं। तो बच्चा जब पूरा नीचे आ गया है, जगह बन गई और बिल्कुल डिलीवरी की तैयारी है, जैसे आपने बोला आफ्टर कमिंग हेड, क्राउनिंग जो हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब पेशेंट जब पाँव मोड़ के लेटी हुई है तो सभी को दिख रहा है बच्चे का माथा और बच्चे के बाल दिख रहे हैं, उस कंडीशन पे ही हम उनको एपिसियोटमी देते हैं। ऐसा नहीं कि जब बच्चा ऊपर है, स्टेशन ऊपर है, तब हम एपिसियोटमी नहीं दे सकते हैं। तो ये एपिजियोटॉमी में कितनी ब्लीडिंग होती है? एपिसियोटमी भी अपने आप में एक कट है। अगर डिलीवरी होने को अभी आधा घंटा है और उसके पहले ही हम कट लगा के खड़े हो जाएंगे तो उतनी देर में पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगा काफ़ी सारा। दरअसल स्टडीज ऐसे बताती हैं कि एपिजियोटॉमी में लगभग 500 से 700 ml के ब्लड लॉस होता है, कभी कभी 1000 ml तक भी ब्लड लॉस होता है। चूँकि वो धीरे धीरे होता है इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग एपिजियोटॉमी में कट तभी लगाते हैं जब बच्चा एकदम डिलीवरी की तैयारी हो। अच्छा, ये एपिजियोटॉमी हम लोग हो गया, उसके बाद हम लोग कैसे स्टिच लेते हैं, कौन से स्टिच यूज़ करते हैं हम लोग? जी, एपिसियोटमी देने के बाद हमने बेबी को डिलीवर कराया, ठीक है। बेबी की कॉर्ड नाल काट के हमने पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर दिया है, और अब हम प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं। मीनवाइल टाँके लेने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो स्टेरिलियम हम लगा रहे हैं, ग्लव्स चेंज कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो हमारा जो लेयर होती है वो सबसे पहले हमारी म्यूकोजल लेयर होती है, वेजाइनल म्यूकोजल लेयर, वो हम एपेक्स, जो कट का सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट होता है एपेक्स, वहाँ से हम एपिसियोटमी स्टिच लेना चालू करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक महिला मेरे पास आई कि मेरे को अंदर भी टाँके हैं। यस, अंदर टाँके आएंगे क्योंकि वेजाइना तक वो म्यूकोसा कट होती है, तो अंदर, बट ये सब घुलने वाले टाँके होते हैं। जो मटेरियल कैटगट यूज होता है वो सेल्फ एब्जॉर्बेबल है। यस। अच्छा, ये बताओ कि ये एपिजियोटॉमी का जो स्टिच लेते हैं वो टाइम पे हम लोग पेशेंट को बेहोश करके लेते हैं या फिर कुछ लोकल एनेस्थेटिक में लेते हैं? बेहोश करने की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट बहुत ही अनकोऑपरेटिव है, अगर वो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उनको कंसेंट लेके कई बार हम उनको माइल्ड सेडेशन और शॉर्ट जीए में भी हम ले सकते हैं, वो मोस्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग लोकल इंजेक्शंस देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस एपिसियोटमी का कट देने के पहले भी हम लगाते हैं, और जब हम स्टिचेस लेना चालू करते हैं तब उसके आसपास देते हैं ताकि वो उस पार्ट थोड़ा हल्का सा सुन्न
ना हो जाए और पेशेंट को पेन कम महसूस हो। हमने एपिजियोटोमी ले ली तो पेशेंट को एपिजियोटोमी के बाद हम लोग क्या समझाते हैं कि घर पे उसकी एपिजियोटोमी की क्या केयर लेनी है, कैसे हाइजीन रखना है, वो आप जी। बताओ थोड़ा सा। एपिसोडमी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टाँके हैं उनको क्लीन रखना है। यहाँ पे क्लीन रखने की बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो योनि का भाग है। बार बार लेटरिन जाना, पेशाब जाना, तो जब भी लेटरिन और पेशाब जा रहे हैं तो पेशाब और लेटरिन टाँके के ऊपर चिपकी हुई नहीं रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल पानी से उनको क्लीन करा जाए। बार बार सोप, डेटॉल इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि टाँकों को क्लीन करना है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे सब कुछ चिपका हुआ हो। कभी जो मेंसेस का फ्लो आता रहता है, डिलीवरी के बाद जो ब्लड आता है, वो भी पैड्स बार बार चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए हाइजीन और क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नेल्स को ट्रिम करके रखिए, अपने हाथों को हैंड वॉश करते रहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम समझाते हैं, सिट्स बाथ। उसमें क्या बताते हैं हम लोग, एक टब का बताते हैं कि आप टब ले सकते हैं। उनको ना ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, डेटॉल के 4-5 ड्रॉप्स, सेवलॉन के 4-5 ड्रॉप्स डाल सकते हैं और उसमें आप बैठिए। वो बैठने से टाँके क्लीन रहेंगे, टाँके साफ भी रहेंगे और वो सिकाई भी होगी और पेन भी कम होगा। तो ये हम 2 दिन में 2 से 3 बार करने का बोलते हैं, स्पेशली डिलीवरी के तुरंत 4-5 दिन के अंदर। और बाकी उनको जैसा ज़रूरत हो। ये सीट्स बाद कितनी देर के लिए बैठना चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 15 से मिनट? 10 मिनट बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है टाँकों को डैब करके क्लीन भी कर देना, ड्राई और सूखा रखना है। तो फिर ये उसके बाद भी अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो क्या कर सकता पेन है? किलर तो हमने दिया ही है। ठीक है। साथ में हम लोग उसको उसमें आइस एप्लीकेशन भी बता सकते हैं। कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा है जो टाँकों के आसपास की जो लाइन है उस पे लगाना है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप को मोबिलाइज भी करना है। मूव करते रहेंगे तो ब्लड फ्लो वगैरह अच्छा होता रहेगा, सर्कुलेशन बना रहेगा। ये सब ध्यान रखना है। कभी कभी एपिजियोटोमी लेने के बाद एक्सट्रीम पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। पहले 2 घंटे 4 घंटे के अंदर थ्रॉबिंग पेन होता है और पेशेंट को भाषा में, हमारी मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं बेरिंग डाउन पेन होता है, कि ऐसा लगता है कि डिलीवरी दोबारा हो रही है। उस कंडीशन को हमारे लिए सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस है कि एपिजियोटोमी के अंदर ब्लड कलेक्शन हो गया है। उसको एपिजियोटोमी हेमेटोमा बोलते हैं। और जब एपिजियोटोमी हेमेटोमा होता है तो उस कंडीशन में हमको तुरंत, जैसे ही हमको पता चले बाहर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं होती है लेकिन वो अंदर ब्लड कलेक्शन होता है, तो तुरंत हमको टाँके खोलने पड़ते हैं। एपिजियोटोमी के अंदर हेमेटोमा का मतलब है ब्लड क्लॉट होके जो कलेक्शन हो गया होता है उसको हमको रिमूव करना पड़ता है। और दोबारा अगर हमको ब्लीडर, अगर कोई वेसल जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो वो दिखता है, नॉर्मली जो अमूमन दिखता नहीं है, उसको हमको बंद करना पड़ता है। डेड स्पेस का प्रॉपर क्लोज करना पड़ता है और दोबारा टाँके लेने पड़ते हैं। उसमें चिंता करने की कोई बहुत बात होती नहीं है, पर ऐसा बहुत रेयर ऑकरेंस है। कोई 1000-2000 में से कोई एक केस में होता है। नॉर्मली वो ऐसे केसेस में होता है जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जिसमें पेशेंट को खून पतला करने के कोई इंजेक्शन चालू हो, या किसी की हार्ट सर्जरी हुई हो तो उसको वारफेरिन नामक कोई गोली चालू हो। ऐसे पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा है, पर एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है। पर चूँकि हर एक ऑब्स्टेट्रिशियन की लाइफ में ऐसा 2 या 3 बार आता है, इसलिए हमने सोचा है कि उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।